जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं, इतिहास का पहली चैप्टर का पार्ट 4। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई करते होंगे अच्छे से और पढ़ाई कीजिए। आज का समय पढ़ाई करने लायक है। पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो दुनिया कोई पूछेगी नहीं आपको, दुनिया लात मारेगी। तो इससे अच्छा है कि बैठ करके पढ़ाई कीजिए, बेफालतू का टाइम बर्बाद नहीं कीजिए। तो समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय कीजिए पढ़ाई को और खूब मेहनत कीजिए कि आप लोग जीवन में आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। तो चलिए देर न करते हुए आज शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, इतिहास का जो पहली चैप्टर है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, हमारा टॉपिक था, हमारा चैप्टर था। तो उसी का 4th पार्ट आज लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। पीछे वाला वीडियो कैसा लगा, कैसे आप लोग का फीडबैक आप लोग दीजिए। पिछले का लेक्चर कैसा था, आप लोग का समझ में कितना आया और मुझे इसमें इंक्लूड क्या करना चाहिए, तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए कैसा लगा क्लास को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। दूसरा स्लाइड खुल गया, तो देखते हैं कहाँ चला गया है। हाँ चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन यहाँ से शुरू होगा, काउंट काबूर से। मैं पिछली क्लास में बता चुका था कि मेटरनिक्स जो क्या था, फ्रांस की क्रांति क्या था, 1830 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, 1848 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, उसका कारण क्या था, हम लोग सारे चीज जान चुके थे। तो आज हम शुरू करते हैं पहली सेशन, पहली क्लास, पहला लेक्चर जो है हम लोग शुरू करेंगे काउंट काबूर से। काउंट काबूर क्या कौन था, इसका इतिहास क्या था, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। काउंट काबूर कौन था? ये व्यक्ति काउंट काबूर जो है, जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ये वो व्यक्ति है जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई था। तो ये काउंट काबूर क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं कि काउंट काबूर था कौन। तो काउंट काबूर सार्डिनिया, एक शहर था सार्डिनिया, अब एक शहर था पीडमाउंट। क्या था? पीडमाउंट। दो शहर था, सार्डिनिया और पीडमाउंट। सार्डिनिया पीडमाउंट के साथ साथ विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था विक्टर इमैनुअल। क्या नाम था? विक्टर इमैनुअल, जो कहां के शासक था? सार्डिनिया पीडमाउंट। सार्डिनिया पीडमाउंट याद कीजिएगा, सार्डिनिया पीडमाउंट। सार्डिनिया पीडमाउंट का जो शासक था उसको नाम था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। जब इटली के एकीकरण करने के लिए जब मेजिनी आया था, कि मेजिनी अकेले इटली के एकीकरण करना चाहता था, लेकिन मेटरनिख ने उसके रास्ता में आ गया। अब मेटरनिख क्या किया कि उसके रास्ते में आने के बाद जो नागरिक आंदोलन था, नागरिक आंदोलन को दबा दिया। मेजिनी चाहता था कि इटली के एकीकरण हम अपनी दम पर करें, हम अपनी इच्छा अनुसार करें, हम मेरी मर्जी के अनुसार हो। ये मेजिनी चाहता था। मेटरनिख हमेशा नहीं चाहता था कि इटली के एकीकरण के योगदान में सबसे बड़ा नाम उभर कर मेजिनी सामने आए, क्योंकि मेजिनी अगर आता तो मेटरनिख को समस्या हो जाती। इसलिए जब मेटरनिख को एहसास हुआ कि मेजिनी इटली के एकीकरण करने के लिए आगे आ रहा है, तो मेटरनिख चाल चला
अब मेटरनिख क्या कर दिया कि वहां जो नागरिक आंदोलन हो रहा था ना, जो नागरिक में जो उत्सुकता था नागरिकों में अपने देश को एकीकरण करने के लिए, वो उस आंदोलन को ही मेटरनिख दबा दिया। मेजिनी पट गया अकेला। मेजिनी को लगा कि जिस नागरिक के भरोसे हम इटली के एकीकरण करने चले थे वो तो समाप्त हो गया, उसको तो दबा दिया गया है। अब मेजिनी सोचा कि अब हमसे होगा नहीं। अब मेजिनी वहां से भाग गया। अब वहां से भाग गया। वहां से भागने के बाद इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, पलायन कर गया वहां से। फिर वो दोबारा लौट कर आता है। मेजिनी कई वर्षों के बाद जब दोबारा लौट कर आता है तो दोबारा इटली का एकीकरण करने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब एक काउंट काबूल आया। सार्डिनिया और पिडमाउंट दो शहर था। सार्डिनिया अलग था और पिडमाउंट अलग था। अब दोनों को मिलाकर एक कर दिया गया, सार्डिनिया पिडमाउंट। और जो सार्डिनिया पिडमाउंट जो शासक था उसको नाम था विक्टर इमैनुअल। सार्डिनिया पिडमाउंट का जो शासक था उसको नाम था विक्टर इमैनुअल। अब विक्टर इमैनुअल ने कहा किया कि काउंट काबूल को यहां का प्रधानमंत्री बना दिया और कहा कि अब तू यहां का प्रधानमंत्री बनो, अब आगे का काम कहीं तू संभालो। काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। कूटनीतिज्ञ के कहने का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। ये बहुत बड़ा राजनीति था। इसको कूटनीतिज्ञ कहने का मतलब कि काउंट काबूल क्या करता था कि अपने युद्ध को जीतने के लिए किसी दूसरे देश से सहायता लेता था। और दूसरे देश से सहायता लेने, आज मान लीजिए कि इस देश से सहायता ले रहा है, कल उसको से ले लेगा, कल उसको से ले लेगा। तो काउंट काबूल का यही काम था, कूटनीतिज्ञ वाला काम करना। कूटनीतिज्ञ वाला काम कैसे करता था? कूटनीतिज्ञ का काम करता था कि काउंट काबूल आज अगर ऑस्ट्रिया से युद्ध कर रहा है तो कल वो जर्मनी से करने लगेगा, परसों इटली से करने लगेगा। मतलब कि कोई देश ऐसा, यूरोप के कौन ऐसा देश नहीं था जिससे काउंट काबूल युद्ध नहीं किया। सभी से समर्थन लेता था और सभी से युद्ध भी करता था। जिस काउंट काबूल के कूटनीतिज्ञ के कहने का मतलब यह था कि कूटनीति वाला काम करता था, हमेशा कूटनीति वाला काम करेगा। काउंट काबूल में खासियत यह था कि जिस व्यक्ति से समर्थन लेता था युद्ध में ना, अगले दिन उसी से युद्ध कर लेता था। अगर मान लीजिए कि कोई एक देश है जो हमको मदद करने आया है, हमको युद्ध में मदद कर रहा है, हम उसकी सहायता से युद्ध जीत गए, हमको एहसास हुआ कि जो बगल वाला देश है वो हमसे हेल्प मांग रहा है, जो हमको मदद किया था उस देश को हराने के लिए, और उसको से अगर हमको फायदा होगा तो हम जो देश हमको मदद किया था ना उसको छोड़ करके हम किसी दूसरे देश के खिलाफ में चले जाएंगे। तो इसको कहते हैं कूटनीति वाला काम करना। आज एक से मदद दे रहा है, जो हमको हेल्प करेगा युद्ध में, जो हमको जीतने में मदद करेगा, अगले दिन हम उसी से युद्ध करने लगेंगे। इसको कहते हैं कूटनीति। राष्ट्रवादी था का मतलब, राष्ट्रवादी के अपने देश से प्रति उसको बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम था उसको अपने देश से, अपने देश का एकीकरण करना चाहता था, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना था उसको। तो अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना रखना ही तो राष्ट्रवाद कहलाता है। और जो व्यक्ति है अपने देश के प्रति जो प्रेम रखा है वो राष्ट्रवादी कहलाएगा। प्रेम की भावना रखना राष्ट्रवाद, और जो व्यक्ति है उसको राष्ट्रवादी कहेंगे। तो राष्ट्रवादी कौन था? काउंट काबूल था। कूटनीतिज्ञ आप लोग समझ गए। काउंट काबूल इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधक ऑस्ट्रिया को मानता था, ये भी सही बात है। अब काउंट काबूल को लगता था ना कि इटली के एकीकरण करने में जो सबसे बड़ा समस्या जो उत्पन्न कर रहा है ना वो ऑस्ट्रिया है। चलो ऑस्ट्रिया को किनारे करते हैं। अब काउंट काबूल ये नहीं सोचा कि हमको इटली के एकीकरण कैसे करना है। सबसे पहले काउंट काबूल सोचा कि जो इटली के एकीकरण करने में जो सबसे बड़ी समस्या जो सामने आ रहा है वो समस्या है किसका? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया। अब ये सोचा कि सबसे पहले ऑस्ट्रिया को किनारा करते हैं। अगर ऑस्ट्रिया को किनारा कर देंगे तो इटली का एकीकरण बहुत आसानी से हो जाएगा। अब ऑस्ट्रिया था का, ऑस्ट्रिया की राजधानी था वियना। आप लोग याद कीजिए, अगर आप लोग को याद होगा तो वीना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1815 में। जब 1815 में वीना कांग्रेस सम्मेलन हुआ तो उसी मेटरनिख ने उसका अध्यक्षता किया था। अब मेटरनिख ने ही उसी सम्मेलन के तहत गणतंत्र को समाप्त करके दोबारा राजतंत्र स्थापित किया था। और जब दोबारा राजतंत्र स्थापित किया उसी में एक नया कानून जो नेपोलियन संहिता जो बनाया था
1804 में उसको रद्द करके एक नया कानून बनाया था और कहा था कि गणतंत्र समाप्त किया जाएगा और राजतंत्र स्थापित होगा। और उसी वीना सम्मेलन में अध्यक्षता में कहा था कि जो बुर्बो राजवंश का जो सत्ता जो समाप्त हुआ था, और उसी सम्मेलन के तहत लुई 18वां को दोबारा से फ्रांस का राजा बनाया गया था उसी वीना सम्मेलन में। यही वीना है कौन? ऑस्ट्रिया की राजधानी। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिए। पहला है कि काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर कब्जा कर लिया। अब काउंट काबूर हम अभी बताएं ना, ध्यान से सुनिएगा। इटली की एकीकरण में, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसका था? ऑस्ट्रिया को। सबसे बड़ी समस्या कौन पैदा कर रहा था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया हमेशा नहीं चाहता था कि इटली के एकीकरण हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया को पता था कि अगर इटली जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है, अगर इटली अगर एक हो जाता है तो हम अगर कब्जा करना चाहेंगे इटली पर तो हमसे कब्जा फिर नहीं होगा, क्योंकि सारा इटली क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और जब जब इटली के एकीकरण करना चाहता था कोई भी लोग ना, तो ऑस्ट्रिया कुछ ना कुछ कांड कर देता था। ऑस्ट्रिया बीच में आकर टांग आ देता था और कहता था, कोई ना कोई समस्या उत्पन्न कर ही देता था, तो इटली के एकीकरण संभव नहीं हो रहा था। अब इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी ऑस्ट्रिया था। इसको कौन माना था? काउंट काबूर। काउंट काबूर के कहने के अनुसार काउंट काबूर ये सोचता था कि इटली के एकीकरण तभी संभव हो सकता है जब हम ऑस्ट्रिया को हराएंगे। ऑस्ट्रिया ही समस्या उत्पन्न करता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमको रास्ता में जाने में, अगर हम कहीं जा रहे हैं, रास्ता में अगर हमको बार बार कोई रोक दे रहा है और हमको अपने मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस व्यक्ति को हटाएंगे जो उस रास्ता में आ रहा है। अगर वो व्यक्ति मेरे रास्ते से हट जाएगा तो हम अपनी मंजिल तक खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। वही काम करता था ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण करने में समस्या पैदा कर रहा था। और काउंट काबूर, जब विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर सार्डिनिया पीडमाउंट को, जब काउंट काबूर को जब प्रधानमंत्री बनाया, तब प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहला फैसला ये लिया कि सबसे पहली बार हम ऑस्ट्रिया को हटाएंगे। सार्डिनिया पीडमाउंट, ध्यान से सुनिएगा, सार्डिनिया पीडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुअल ने जैसे ही काउंट काबूर को सार्डिनिया पीडमाउंट का प्रधानमंत्री बनाया, वैसे ही काउंट काबूर यह फैसला किया कि इटली के एकीकरण में जो बाधा बन रहा है ना ऑस्ट्रिया, वो सबसे पहले हम उसको हटाएंगे। और जब ऑस्ट्रिया को हम रास्ते से हटा देंगे ना, तो इटली के एकीकरण करना बहुत मेरे लिए आसान हो जाएगा। और वही काम कौन किया? काउंट काबूर। देखिए, काउंट काबूर ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब बताएं ना, ऑस्ट्रिया को रास्ता से हटाना चाहता था। उसको पता था कि ऑस्ट्रिया को अगर हम रास्ते से हटा देते हैं तो इटली के एकीकरण करने में कोई नहीं रोक सकता है, कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर कब्जा कर लिया। ये बताएं कि सार्डिनिया और पीडमाउंट दो शहर था, जो उसको एक करके क्या बनाया गया था? सार्डिनिया पीडमाउंट। और लोम्बार्डी भी एक शहर था। याद कीजिए, पिछले वाली क्लास में बताया था कि इटली के एकीकरण होने से पहले इटली 7 राज्यों में विभक्त था, जो कौन किया था? मेटरनिख किया था। कौन सम्मेलन के तहत? वीना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में। वीना कांग्रेस सम्मेलन 1815 के तहत मेटरनिख ने इटली को 7 प्रमुख राज्यों में बांटा था और 7 राज्य को 7 अलग अलग राजा को भेंट कर दिया गया। कहा तुम ए राज्य ले लो, उसको बोला कि तुम ए राज्य ले लो। उसी में से 2 राज्य था, इटली का ही 2 राज्य था, जिसको नाम था, एक का नाम था लोम्बार्डी और एक का नाम था पीडमाउंट। अब काउंट काबूर दोनों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि ये जो लोम्बार्डी जो था, वो पीडमाउंट जो था, केकर हिस्सा था? इटली का ही हिस्सा था। अब इटली का हिस्सा तभी, एक इटली का एकीकरण तभी संभव हो पाता जब लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर कब्जा करता। अब लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर कब्जा ही क्यों किया? क्योंकि लोम्बार्डी और पीडमाउंट पर किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। ऑस्ट्रिया का कब्जा है। जैसे कहा जाता है, पहले जो राजा महाराजा था ना, वो किसी अगर देश को जीतना चाहता था ना, किसी राज्य को अगर जीतना चाहता था, तो उसको पूरी सेना को नहीं मारता था, राजा को बंदी बनाता था। क्योंकि राजा को बंदी का मतलब होता है कि जब राजा अगर बंदी बन गया तो उसका पूरा राज्य जो है गुलाम बन जाता।
तो जब राजा को ही बंदी हम बना लेंगे तो उसका राज, उसका सेना, उसका सारा देश मेरा गुलाम हो जाएगा। वही काम यहां किया गया था। मारा नहीं ऑस्ट्रिया के राजा को, ऑस्ट्रिया को सिर्फ हरा दिया, बेइज्जत करके युद्ध से भगा दिया, गुलाम बना लिया। अब गुलाम बनाने का मतलब तो होगा पूरी की पूरे शहर केकर हो गया, काउंट काबूर को हो गया। काउंट काबूर यही तो चाहता था कि जो ऑस्ट्रिया जिस देश पर, जिस हमारे शहर पर कब्जा किया है, उसको हम अपने पहले कब्जा में कर लें। अगर दो बड़े शहर था, लोम्बार्डी और पीडमोंट, जब इन लोग दोनों को जब अपने आप में कब्जा कर लिया तो ऑस्ट्रिया को, काउंट काबूर को लगा कि अब तो हम युद्ध जीतने वाले हैं, अब तो इटली के एक करण संभव हो जाएगा। दूसरा था कि फ्रांस के मदद से, फ्रांस को मदद करने के बदले में काबूर ने नीस और सेवाएं नामक रियासत फ्रांस को दे दिया। हाँ, एक ही चीज और था, हम बताएं अभी कि काउंट काबूर बड़ा होशियार व्यक्ति था। ध्यान से सुनिएगा, हम पिछले वाले में ना, ये पिछले स्लाइड में आप लोग को बताएं, ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोले। काउंट काबूर कूटनीतिज्ञ वाला काम करता था। कूटनीतिज्ञ के कहने का मतलब क्या है कि कूटनीति कहने का मतलब है कि काउंट काबूर जिस देश से सहायता लेता था उसी देश के खिलाफ वो युद्ध भी करता था। अगर कोई पड़ोसी देश, मेरा एक पड़ोसी देश अगर हमको मदद कर रहा है और एक से ज़्यादा अच्छा मदद अगर वो कर रहा है तो इसके खिलाफ होकर हम उसके से युद्ध करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि काउंट काबूर हमेशा ये करता था कि एक देश के साथ आज एकरा से मदद ले रहा है तो कल ओकरा से मदद ले रहा है, और जिसको से मदद लेता था उसको से भी युद्ध करता था। दूसरे देशों के साथ मिलकर ना, जो इसको मदद किया है पिछली बार, उसको से भी युद्ध करता था। एक काउंट काबूर का काम था कूटनीतिज्ञ, कूटनीति वाला काम करना। कूटनीति वाला काम करना में नहीं कहते हैं कि एक बात ओकर बात उन्हें चला देते हैं, जिसको देहात में क्या कहते हैं, उसको कुटनी। कुटनी अक्सर औरतों में देखने को मिलता है, शहर देहात में देखने को मिलता है कुटनी। कुटनी वाला काम है कि एक बात उन्हें ओकर बात उन्हें कर करके, और खास करके ये वाला जो काम है वो खास करके लेडीज़ों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कहा जाता है कि एक हम लोग जब पटना में पढ़ाई करते थे तो पटना में एक टीचर थे, वो बोले थे कि अगर दो औरतें या चार औरतें अगर आपस में बैठ करके फुसुर फुसुर बतिया रही है, कान में अगर बतिया रही है, तो समझिए को किसी तीसरे व्यक्ति का, तीसरे औरत की बात बतिया रही है। क्योंकि अपना जब बात होगा ना वो चिल्ला कर कहेगी, जब दूसरे की बात होगी ना तब कान में फुसुर फुसुर बतियाती है। यही काम कौन कर रहा था? काउंट काबूर। काउंट काबूर कूटनीति वाला, कूटनी वाला काम कर रहा था। एक बात उन्हें और ओकर बात उन्हें कर रहा था। आज इस देश से युद्ध कर रहा है तो कल उस देश से युद्ध कर रहा है। अब इसको पता था काउंट काबूर को कि हम ऑस्ट्रिया को तभी हरा सकते हैं जब हमको फ्रांस मदद करेगा। अब ऑस्ट्रिया को हराने के लिए काउंट काबूर फ्रांस का मदद लिया। अब फ्रांस के मदद के बदले में काबूर ने, मतलब कि काउंट काबूर ने नीस, एक शहर था, बहुत खूबसूरत शहर था इटली का। अब नीस और सेवाएं नामक दो रियासत, रियासत के मतलब जहां राजा राज करते हैं, जो राजा जिस राज पर पहले राज करते थे ना, उस राज को रियासतें कहा जाता था। रियासतें किसको दे दिया? फ्रांस को। फ्रांस को क्यों दे दिया? क्योंकि युद्ध में मदद कौन किया? फ्रांस किया। तो युद्ध में जब मदद फ्रांस किया तो एक शर्त के मुताबिक कि चलो हमको मदद करो, तुमको 2 शहर हम दान में दे देंगे, और वो दे दिया। आगे 1860 से 61, 1860-61 तक काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासतों को मिला दिया। हाँ, अब 1860-61 आते आते जो काउंट काबूर जो प्रतिज्ञा लेकर आगे बढ़ा था कि इटली के एकीकरण कर देंगे, तो 3 शहर बच गया। कौन? इटली की राजधानी जो था, इटली की राजधानी जो रोम था उसको, और उत्तरी और मध्य इटली के सभी रियासत को मिला दिया और रोम को छोड़ दिया। क्योंकि रोम इटली की राजधानी था, वो बड़ा शहर था, बड़े पैमाने पर विकसित था, वहां का जो राज था, जो वो बड़ा शक्तिशाली था, उसको छोड़ दिया। चलो इसको बाद में निपट लेंगे, पहले जो छोटे छोटे राजा उसको मिला लेते हैं। अब उत्तरी इटली और मध्य इटली के सभी रियासतों को क्या किया? मिला लिया 1860-61 तक। 62 में क्या हुआ कि 1862 तक दक्षिणी इटली, रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सब रियासतों को मिला दिया। हाँ, अब उत्तरी और मध्य का तो मिला लिया था, रोम को छोड़कर 1860 में। 62 में क्या किया कि दक्षिणी इटली में रोम तथा वेनेशिया को छोड़कर बाकी सभी रियासतों को मिला लिया। अब दक्षिण वाला भी इलाका भी रोम को छोड़ दिया, वेनेशिया को छोड़ दिया, अब बाकी सबको मिला लिया। चलिए आगे चलते हैं।
गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कौन था? गैरीबाल्डी को ना इटली के एकीकरण के तलवार कहा जाता है, क्योंकि बड़ा ये ना क्रूर व्यक्ति था, बड़ा ही क्रूर व्यक्ति था, बड़ा इसको या तो बदमाश में इसको गिनती ले आइए या तो फिर एक अच्छे इंसान में गिनती ला दीजिए, लेकिन बड़ा ही क्रूर था। गैरीबाल्डी का जीवनी क्या था, चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी क्या था? गैरीबाल्डी पैसे, पैसे नहीं पैसे, पैसे से एक नाविक था, नाविक, नाविक और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबू ने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन बन गया। कहने का मतलब कि गैरीबाल्डी जो था ना, वो मेजनी के विचारों का समर्थक था, जो मेजनी जो काम करता था। मेजनी कैसे याद कीजिए, बोल रहे ना कि मेजनी जब इटली के एकीकरण करने के लिए जब आगे आया था, तो उस समय इटली में नागरिक आंदोलन चल रहा था जो मेजनी के समर्थन में था। इटली के नागरिक वे चाहते थे कि इटली के एकीकरण हो। मेजनी जब इटली के एकीकरण करने के लिए आगे बढ़ा था, तो ये बात मेटरनिख को पता चला था। मेटरनिख नहीं चाहता था कि इटली के एकीकरण जो है मेजनी के उत्तरदायित्व में हो, मेजनी के नेतृत्व में हो, ये मेटरनिख नहीं चाहता था। और जब मेटरनिख नहीं चाहता था, तो मेटरनिख क्या किया कि वहाँ के जो नागरिक आंदोलन था, नागरिक आंदोलन को ही दबा दिया। और जब नागरिक आंदोलन को दबाया, तो सारा नागरिक मेजनी के खिलाफ हुआ और मेजनी वहाँ से अपने देश छोड़ करके भाग गया। अब जो मेजनी का जो समर्थक था, ओकरा से बड़ा खुश था कौन? गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी जो था वो मेजनी के विचारों का समर्थक था। उसको लगता था कि जो मेजनी जो कर रहा है वो अच्छा काम कर रहा है। तो गैरीबाल्डी जो था, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। पेशे से क्या था? पेशे से नाविक था। नाविक, नाविक मतलब जानते हैं ना, जो समुद्र में जहाज जो चलाता है, जो सेलर कहते हैं, सेलर, वो नाविक था। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। ये मेजनी के विचार से बड़ा प्रभावित था, क्योंकि मेजनी जिस रास्ते पर चल रहा था, इटली के एकीकरण करने के लिए जो अपने देश के प्रति जो राष्ट्रवादी भावना दिखाया था, उसके विचारों से गैरीबाल्डी बड़ा प्रभावित था। उसको लगा कि नहीं, मेजनी एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा ऐसा इंसान है जो अपने देश के प्रति अपने जान भी कुर्बान कर सकता है। अपने देश के प्रति देखिए कि इटली के एकीकरण करने के लिए जब नागरिक आंदोलन को जब मेटरनिख ने दबाया था, तो अपने देश को छोड़कर भाग गया था, क्योंकि उसको पता था कि हम अपने अगर देश में रहेंगे तो दंगा फसाद होगा। फिर वो अपने देश को छोड़ करके भाग गया था। पर वो काबू ने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बना गया। कहने का मतलब कि बाद में जाकर काउंट काबू का, पहले के क्या समर्थक था? मेजनी के, लेकिन बाद में जब संवैधानिक जब विचार जब हुआ ना, तो संवैधानिक विचारों के मद्देनजर देखते हुए काउंट काबूर का भी समर्थक बन गया। गैरीबाल्डी सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां के गणतंत्र की स्थापना किया। अब बताइए कि जहां राजतंत्र था वहां गणतंत्र फिर से आ गया। अब गैरीबाल्डी क्या किया कि इटली के एकीकरण करने के लिए दो बड़ा शहर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर दिया। जो 7 भागों में जो बटा था ना, ओकरा में सिसिली भी था, नेपल्स भी था। तो सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर वहां के गणतंत्र का स्थापना किया। अब गैरीबाल्डी दोनों राज्यों पर जीत लिया और जो वहां राजतंत्र स्थापित था, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। एक नया वंश स्थापित किया गया जिसको कहा गया गणतंत्र। गण के मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब शक्ति, मतलब कि जनता का शक्ति। अगर गैरीबाल्डी ने जब रोम पर आक्रमण का योजना बनाया, तो काबू ने रोम की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी। सही बात है। गैरीबाल्डी को जब पता चला कि रोम पर आक्रमण करना है, गैरीबाल्डी जैसी सोचा कि अच्छा बताइए, थोड़ा सा याद कीजिएगा, काउंट काबू सभी देशों को इटली के एकीकरण में मिला रहा था। जो इटली जो 7 राज्यों में जो बड़ा बड़ा जो शहर था ना, 7 राज्य जगह अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था, तो उसमें सभी राज्य को तो मिला रहा था, लेकिन रोम को नहीं मिला रहा था। याद कीजिए, मध्य इटली और उत्तरी इटली तो मिलाया था, लेकिन रोम को नहीं मिलाया था। दक्षिणी इटली और रोम वेनेशिया को मिलाया था। दक्षिणी इटली और वेनेशिया को मिलाया था, लेकिन रोम को नहीं मिलाया था। और रोम काउंट काबू से छूट गया था, बच गया था काउंट काबू रोम। तो जैसे गैरीबाल्डी आया, तो गैरीबाल्डी सोचा कि रोम के तो बच ही रहा है ना, रोम के तो नहीं मिलाया गया। तो सबसे पहले आक्रमण किस पर किया? रोम पर, क्योंकि रोम ही छूट रहा था। तो गैरीबाल्डी ने जैसे ही रोम पर आक्रमण के लिए जैसी योजना बनाया ना, जैसी प्लान बनाया, तैसे काउंट काबू ने रोम की रक्षा के लिए, अब देखिए अलग हो गया। काउंट काबू उस समय चाहता था कि रोम को मिला लिया जाए, मिला नहीं पाया। और जब गैरीबाल्डी जब आक्रमण करने गया, तो वही काउंट काबू रोम की ही रक्षा के लिए अब सेना भेज दिया। अब काउंट काबूर भी नहीं चाहता था
कि गैरीबाल्डी जो है वो रोम को जीत ले। पहले वो भी जीतना चाहता था, पहले काउंट काबूर भी जीतना चाहता था, अब वो नहीं जीत पाया। अब जब गैरीबाल्डी जब उसको जीतना चाहा तब काउंट काबूर रोम की रक्षा के लिए सेना भेज रहा है। बताओ, मतलब कि सब अपने अपने विचारों से समर्थक थे, सबको लग रहा कि मेरे नेतृत्व में एकीकरण होना चाहिए। कोई सोचता था कि मेरे नेतृत्व में होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद जीतना चाहता था पहले, जब एक से नहीं हो पाया, जब दूसरा व्यक्ति जब इसको जीतना चाह रहा है तो उसी को बचाने के लिए अपनी सेना भेज रहा है। बता रहे, सब अपनी इतिहास रचने में लगे हुए थे। सबको लग रहा था कि मेरे नेतृत्व में एकीकरण हो, मेरा ही नाम हो। सब अलग अलग अपने अपने स्वार्थ के लिए जी रहे थे। गैरीबाल्डी की भेंट की अब काबूल से हुई और दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्रों को विक्टर इमैनुअल को दे दिया। अब जब युद्ध चल रहा था उसी समय काउंट काबूल का मुलाकात किससे होता है? गैरीबाल्डी से। अब काबूल से हुई और वह दक्षिणी इटली के जीते हुए क्षेत्र को विक्टर इमैनुअल को दे दिया। अब विक्टर इमैनुअल कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक। और दक्षिणी इटली में जितना सारा शहर जो जीता गया था ना, और जैसी गैरीबाल्डी से जब रोम पर आक्रमण जब किया था, तो जब गैरीबाल्डी से जब मुलाकात हुआ था काउंट काबूल को, तब काउंट काबूल का किया कि दक्षिणी इटली के जितना सारा क्षेत्र जो जीता था वो विक्टर इमैनुअल को दे दिया गया और कहा कि तुम इस पर राज करो और जब समय आएगा ना तो सारा इटली को एक बार मिला लेंगे। क्योंकि सार्डिनिया और पिडमाउंट भी तो दो ऐसा शहर था जो इटली के से टूट गया था, तो सार्डिनिया और पिडमाउंट को एक लाया गया था, एक किया गया था। वहाँ के शासक किसको बनाया गया था? विक्टर इमैनुअल को। और जब विक्टर इमैनुअल को जब वहाँ के शासक बनाया गया था तो काउंट काबूल को ही वहाँ के प्रधानमंत्री बनाया था। अब विक्टर इमैनुअल नहीं तो उसको प्रधानमंत्री बनाया था। और जब वहाँ का प्रधानमंत्री जब उसको बनाया तो जो जीते हुए क्षेत्र है उस किसको दे दिया? विक्टर इमैनुअल को। विक्टर इमैनुअल को, विक्टर इमैनुअल को वहाँ का क्षेत्र दे दिया। अगला है 1862 में काउंट काबूल की मृत्यु हो गया। अब बताया 1862 में काउंट काबूल मर जाता है। 1871 में फ्रांस प्रसा युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल ने रोम को इटली में मिला लिया। जो रोम बहुत वर्षों से नहीं मिल रहा था, जो भागल चल रहा था, अब क्या किया गया? 1871 में फ्रांस और प्रसा के युद्ध हुआ। अब इस युद्ध के बाद विक्टर इमैनुअल ने कहा किया कि रोम को इटली में मिला लिया और रोम को अपनी राजधानी बना लिया। अब इटली के एकीकरण हो गया 1871 में। अब इटली के जो जितना छोटे छोटे भाग थे, जो अलग अलग डिवाइड थे, वो सारे शहर को एक किया गया, एक में मिलाया गया और जो रोम को सबसे लास्ट में मिलाया गया। इटली के एकीकरण में बड़ा एक क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है कि इटली के एकीकरण के समय सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम समय में किस शहर को मिलाया गया था? तो था रोम। क्योंकि रोम को नहीं तो काउंट काबूल जीत पाया और नहीं तो गैरीबाल्डी जीत पाया। रोम को कौन जीता? रोम को जीता फ्रांस और प्रसा के युद्ध के दौरान विक्टर इमैनुअल ने जीता। अब विक्टर इमैनुअल ने रोम को इटली में मिलाता है और इटली के एकीकरण करता है और 1871 में ही इटली की राजधानी, इटली की जो राजधानी है, और इटली की राजधानी किसको बनाया गया? रोम को बनाया गया। इटली की राजधानी रोम को बनाया गया। एक कब बनाया गया? 1871 में। अब क्वेश्चन पूछा कि इटली के एकीकरण कब हुआ? तो एकीकरण भी तो 1871 में हुआ और 1871 में एकीकरण हो गया ना। एक बड़ा ही जो इटली के एकीकरण की जो कहानियां हैं, जो राजा कैसे कर रहा था, जो जीतना चाह रहा था वो भी नहीं जीत पाया, जब दूसरा को जीते आ रहा है तो उसको बचाने के लिए सेना भेज दे रहा है। मतलब कि इटली के एकीकरण में जितना सारे व्यक्ति थे, सबको ये चाहते थे कि इटली के एकीकरण जो है ना वो मेरी नेतृत्व में हो, किसी दूसरे का नाम ना आए, सब अपने अपने लालच में था। तो ना ये एक बड़ा ही अच्छा कोट हमको याद आ रहा है कि अक्सर हमको कुछ लिखने का शौक़ रहता है, कुछ अक्सर हम लिखते रहते हैं। तो एक बड़ा अच्छा कोट हम लिखे थे कि कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। अब अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं। अब अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। हमें तो जो मिला अपना सब डसने में माहिर था। हमें तो जो मिला अपना सब डसने में माहिर था। न जाने कैसे लोगों को सारे ठीक मिलते हैं। तो एक कहानी ये जो है इस पर बड़ा सटीक बैठता है
इटली के एकीकरण में बड़ा सटीक बैठता है कि इटली के एकीकरण के लिए जो भी व्यक्ति मदद करने के लायक इटली के एकीकरण में हम सहायता करें, वही जो पहले से सहायता कर रहा था वही व्यक्ति इसको क्या कर रहा था, वो रोक दे रहा था। पहले मेटरनिख आया, मेटरनिख उसको तोड़ दिया, मेजिनी आया, मेजिनी के बाद काउंट काबूर आया, काउंट काबूर के बाद गैरीवाल्डी आया, गैरीवाल्डी के बाद फिर विक्टर इमैनुअल आया। तो ये इटली के एकीकरण बड़ा ही दिलचस्प था। खैर लास्ट में इसका एकीकरण हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 1800 इटली का एकीकरण जो है 1871 में हो जाता है। इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हो गया। आप लोग इसको ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जर्मनी के एकीकरण में बाधक भी था। अब इटली के एकीकरण हो गया, अब चलते हैं जर्मनी के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की समस्या क्या था। बाधक तत्व का मतलब होता है कि जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी समस्या आ रहा था। ये बड़ा ही इजी है, जल्दी समझ में आ जाएगा। जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। और जर्मनी जो था 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जर्मनी जो है ना 300 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। जर्मनी को तोड़ा गया था 300 राज्यों में, 300 राज्यों में जर्मनी को तोड़ दिया गया था। उत्तरी जर्मनी प्रोटेस्ट एवं दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल क्षेत्र था। कहने का मतलब कि उत्तरी जर्मनी जो था, जर्मनी दो भागों में बटा हुआ था। एक था उत्तरी जर्मनी, उत्तरी जर्मनी में प्रोटेस्टेंट, इसका पूरा नाम था प्रोटेस्टेंट, जो ईसाई धर्म से संबंधित था। कौन धर्म में? ईसाई धर्म से। याद कीजिएगा, प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है, प्रोटेस्टेंट जो संप्रदाय है वो ईसाई धर्म में। तो कहने का मतलब उत्तरी जर्मनी जो था वो पूरा ईसाई धर्म में था। पूरी उत्तरी जर्मनी में ईसाई धर्म था। और दक्षिणी जर्मनी कैथोलिक बहुल था। कैथोलिक मतलब चर्च वाले लोग थे। अब जर्मनी दो भागों में बटा है, एक उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी वाले में प्रोटेस्टेंट थे, ईसाई धर्म वाले थे, और इधर कैथोलिक वाले थे। राष्ट्रवाद के भावना का अभाव था। अब इसका कारण था ये भी, अब कहा कि जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्व मतलब कि समस्या क्या था? समस्या ये था कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अब जिस देश में, जिस नागरिक में, जिस देश के लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रहेगा ही नहीं, अपने देश के प्रति उसको लगाव ही नहीं रहेगा, अपने देश के प्रति प्रेम ही नहीं रहेगा, तो देश का एकीकरण कर सकता है? देश बर्बाद हो जाए, देश टूट जाए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो राष्ट्रवाद की भावना, जिस देश में राष्ट्रवाद की भावना अगर का अभाव है, जिस देश में राष्ट्रवाद का भावना अगर बहुत ज्यादा है, अपने देश के प्रति अगर लगाव है, अपने देश के प्रति अगर प्रेम है, तो देश बहुत जल्द एकीकरण हो जाता है। आगे चलते हैं। अब एकीकरण के, जर्मनी के एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन था? वो तो समस्या था। अब सहायक तत्व कौन था? अब कैसे इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण हुआ कैसे, कैसे संभव हो पाया? तो देखिए कैसे संभव हो पाया। 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। अब याद कीजिए, 1804 में नेपोलियन संहिता बनाया था। क्या बनाया था? नेपोलियन संहिता बनाया था। अब 1806 में नेपोलियन जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया। जर्मन नेपोलियन ने 1804 में जर्मन राइन राज्य संघ का स्थापना किया। और नेपोलियन 1804 में जर्मन राइन राज्य का स्थापना किया। जर्मन राइन राज्य क्या था? एक गुप्तचर संस्था था। आगे बुद्धिजीवी और कलाकारों जैसे हेगेल, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीन द्वारा राष्ट्रवादी विचार का प्रभाव था। अब कुछ व्यक्ति थे जर्मनी में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, जो कलाकार भी थे, अब बुद्धिजीवी भी थे। अब लोगों को अच्छा अच्छा विचार प्रस्तुत कर रहे थे, लोगों के बीच में जा करके अच्छे अच्छे बात बता रहे थे, शिक्षित व्यक्ति थे। अब लोगों को समझा रहे थे कि जर्मनी के एकीकरण करना कैसे चाहिए और क्यों चाहिए, कितना जरूरत है। अब लोगों के बीच में जाकर वो बात को समझा रहे थे। अब वो कलाकार भी थे। अब सबसे खास बात यही है
कि जर्मनी के जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो जर्मनी के जो राष्ट्रवादी लोग थे, जो जर्मनी से जो जिस लोगों का प्रेम था, जर्मनी के प्रति प्रेम की जो भावना लोगों में थी, अब वो लोग क्या कर रहे थे कि बुद्धिजीवी लोग जर्मनी के शहरों गांवों में जाकर के वो लोगों को बता रहे थे कि क्यों जरूरी है जर्मनी का एकीकरण, अब कैसे करना है। कुछ बुद्धिजीवी लोग थे जो अच्छे अच्छे बात रख रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अब कुछ ऐसे लोग थे जो कलाकार थे। क्या थे? कलाकार थे। कुछ लोग कलाकार थे जो फिगर बनाते थे, चित्र बनाते थे, और चित्र बना बना करके लोगों को समझा रहे थे कि हमारे देश का कंडीशन कैसा है, अगर एकीकरण होता है तो फिर कैसे कंडीशन होगा, हमारे देश में भूखमरी कैसे है, हमारे देश खराब कैसे हो रहा है, हमारा देश टूट कैसे रहा है। तो कुछ कलाकार लोग जो थे वो फिगर बनाकर, चित्र बना बनाकर लोगों को संदेश पहुंचा रहे थे कि अपना देश का विभाजन जो हुआ है उसको से रोकना है, अपने देश को एकीकरण करना है। कुछ कलाकार इस तरह के भी थे जो चित्र बना बनाकर लोगों तक संदेश पहुंचा रहे थे कि अपना देश जर्मनी का एकीकरण करना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे भी लोग थे। 1834 में व्यापारियों द्वारा जालवेरी नामक आर्थिक संघ का निर्माण किया। अब जालवेरी नामक एक संस्था था। 1834 में व्यापारियों ने जालवेरी संघ का स्थापना कब किया? 1834 में। अगला मेटरनिक द्वारा दमनकारी कानून कार्यवाद के आदेश। अब कहा मेटरनिक द्वारा दमनकारी का मतलब कि अलग ही विचार का, मतलब कि दंगा फसाद करने वाला, मारपीट करने वाला। आगे है विलियम एवं बिस्मार्क का योगदान। अब चार्ल्स विलियम जो था, बिस्मार्क जो था, इसका भी योगदान था। जर्मनी के एकीकरण करने में बिस्मार्क का बहुत बड़ी भूमिका था। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बिस्मार्क। ये बिस्मार्क क्या था बताएं अभी कि इटली के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका बड़ा ही सराहनीय था। क्या था? बिस्मार्क प्रासा का शासक था। बिस्मार्क प्रासा का शासक विलियम का कुलपति या प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क प्रासा का शासक। प्रासा का शासक कौन था? विलियम। अब विलियम का जो प्रधानमंत्री था, पीएम जो बना, वो कौन बना? बिस्मार्क बना। अब क्वेश्चन पूछा प्रासा का शासक कौन था? तब प्रासा का शासक जो था विलियम था। प्रासा का शासक विलियम। और बिस्मार्क जो था विलियम का कुलपति या प्रधानमंत्री बना था। बिस्मार्क प्रासा का प्रधानमंत्री बना था। प्रासा का जो राजा था, प्रासा का जो शासक था, उसको नाम था विलियम। अब विलियम जो है वो बिस्मार्क को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। अब प्रधानमंत्री नियुक्त किया। बिस्मार्क जर्मनी डाइट में प्रासा का प्रतिनिधि था। जर्मनी डाइट का मतलब होता है जैसे संसद, जैसे भारत का पार्लियामेंट, जहाँ पर लोग सांसद लोग बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? संसद। उसी प्रकार जर्मनी का जो संसद है उसको कहते हैं डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। ये डाइट नहीं है, डाइट है। डाइट है। तो बिस्मार्क जर्मनी में जो संसद था, पार्लियामेंट जो था, उसको नाम था डाइट। तो डाइट का प्रतिनिधि था। अगला है बिस्मार्क हेगेल के विचारों से प्रभावित था। ये हेगेल कौन था? ये हेगेल जो था वो बहुत बड़ा व्यापारी था। क्या था? व्यापारी। और एक कलाकार भी था। एक कलाकार भी था। तो बताएं ना कि जर्मनी के एकीकरण में कलाकारों और बुद्धिजीवियों का, व्यापारियों का बहुत बड़ा योगदान था। अगला, बिस्मार्क रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। रक्त एवं लौह नीति। बिस्मार्क जो था मार काट में बड़ा विश्वास करता था। अहिंसा में बड़ा विश्वास करता था। बिस्मार्क को कहने का मतलब था कि बिस्मार्क जो था वो लौह एवं रक्त नीति का अवलंबन इसलिए किया था कि बिस्मार्क चाहता था कि अगर किसी देश को, अगर जर्मनी को या किसी भी देश को अगर आजाद करना है, एकीकरण करना है, तो बिना युद्ध के नहीं हो सकता है। ये बिस्मार्क का कहना था। और अच्छा भी था, सोच भी अच्छा था। अब बिस्मार्क सीधा कहता था कि अगर जर्मनी के एकीकरण करना है तो युद्ध बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब जब तक युद्ध नहीं होगा जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। और जर्मनी के एकीकरण करने के लिए क्या किया, जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क क्या किया कि एक नीति बनाया, रक्त एवं लौह की नीति, लोहा और खून। अब मारकाट होगा, आप तो युद्ध करेंगे, अब बिना युद्ध के जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा। ये बिस्मार्क सोच लिया था, इसीलिए इसका अवलंबन किया, मतलब का स्थापना किया, क्योंकि इसको पता है कि बिना, जब तक युद्ध नहीं करेंगे बिना युद्ध के जर्मनी का एकीकरण हो ही नहीं सकता है। अब हमको जर्मनी का एकीकरण करना है, बस किसी भी हाल में करना है तब करना है। इसे रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। कौन किया? बिस्मार्क किया। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आगे है प्रसा। अब जानकारी के लिए बता दें कि प्रसा जो है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला प्रथम देश था। प्रसा जो है वो शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, कहा कि प्रसा देश में अगर रहना है तो शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो प्रसा जो है शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश बना। 1864 में प्रसा और डेनमार्क के बीच युद्ध हुआ, जिसमें प्रसा विजयी रहा। अब 1864 में प्रसा और डेनमार्क के बीच युद्ध होता है, जेकरा में प्रसा जो है वो विजयी रहता है, प्रसा जो है वो जीत जाता है। अगला है 1866 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। अब 1866 प्रसा और ऑस्ट्रिया, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ, जेकरा में प्रसा विजयी रहा। 1870 में प्रसा और फ्रांस। अब 1870 प्रसा और फ्रांस, जेकरा में प्रसा फिर जीता। प्रसा फ्रांस और इटली की सहायता से ऑस्ट्रिया को सेडेवा के युद्ध 1866 में हरा देता है। अब प्रसा जो है, प्रसा मदद किसका लिया? फ्रांस से। और किसको लिया? इटली से। फ्रांस बड़ा तेज था, प्रसा बड़ा तेज था। पहले फ्रांस को हराया, और फ्रांस को हराने के बाद कहा कि हमारी मदद करो ना। अब फ्रांस को बुला लिया अपने साथ। अब 1870 में सेडोवा का युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध हुआ। तब प्रसा जो फ्रांस और इटली को बुलाया कि तुम आओ हमसे युद्ध करो, मेरे पक्ष में युद्ध करो। अब फ्रांस को हराया। एक देखिए ना, एक पहले 70 में प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ, जिसमें प्रसा विजय रहा। अब प्रसा फ्रांस को हरा दिया 70 में। 1870 में हराया, और फिर कहा कि आके हमारा साथ युद्ध करो, और सेडोवा का युद्ध में फ्रांस की मदद से प्रसा उसको हरा दिया। आगे है 1871 10 मई 1871 में फ्रांस प्रसा के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि। अब फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 में प्रसा फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि, एक नंबर डबल स्टार लगा लीजिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? तो 1871 में फ्रांस और प्रसा के बीच। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। अब 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्लाइड खत्म हो गया, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। कैसा लगा आपका क्लास आज का? मुझे फीडबैक देते रहिए, और क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और एक लाइक जरूर कीजिए। कुछ बच्चों आजकल बड़ा अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो बच्चे से निवेदन है कि आप लोग अनसब्सक्राइब नहीं कीजिए। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो उसे आगे शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा, तो मैं इसी तरह से और मज़ेदार और एंटरटेनमेंट आगे आप लोगों के लिए हम कुछ वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग अनसब्सक्राइब प्लीज़ नहीं किया कीजिए।
कोशिश कीजिए कि जहाँ तक हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब कर देने से मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलने लग रहा है, मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब नहीं कीजिए। जैसे एक मुझे कोट याद आ रहा है कि हम जमाने भर को नहीं, एक याद आ रहा है कि हम खुद को बरगद बनाकर जमाने भर को छाव बांटते रहे। हम खुद बरगद बनकर जमाने भर को छाव बांटते रहे, मेरे अपने ही मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा काटते रहे। तो हम आप लोग के लिए ही काम कर रहे हैं और आप लोग ही अनसब्सक्राइब कर दे रहे हैं, तो ऐसा मत किया कीजिए। तो कैसा लगा आज के क्लास, आप लोग बताइए, कहानी कैसी लगी, आज का लेक्चर कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बता दीजिएगा कैसा लगा। तो क्या कुछ लेकिन बोल रहा था कमेंट बॉक्स में कि सर आप गाना गाते हैं तो गाना सुना दीजिए। तो गाना तो नहीं, एक शायरी सुना रहा हूँ कि मैं क्यों कहूँ बुरा उसे औरत है, मैं क्यों कहूँ बुरा उसे वह औरत है, निभा न सकी मजबूर होगी। मैं क्यों कहूँ बुरा उसे वह औरत है, निभा न सकी मजबूर होगी। महफिलों में मुस्कुरा रही है, महफिलों में मुस्कुरा रही है, मगर तन्हाई में रोई जरूर होगी। वो मसरूफ़ है अपनी खुशियों में, वो मसरूफ़ है अपनी खुशियों में, मगर अंदर से चकनाचूर होगी। मैं क्यों बद्दुआ दूँ अपनी शहजादी को। अब इस पर कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि आप तो ऐसे कर रहे हैं ये कहानी है, कुछ लिखते रहता हूं तो सुना दे रहा हूं। मैं क्यों बद्दुआ दूँ अपनी शहजादी को, मेरी शहजादी मजबूर होगी। तो कैसा लगा आज का क्लास, कैसा लगा मेरा शायरी, मैं कुछ लिखते रहता हूं। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूं, फिर मिलता हूं अगले क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए, गुड बाय, गुड इवनिंग, थैंक यू।